नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी, आपकी होस्ट एंड आपकी दोस्त हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, बात कर रही हूँ दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि आपकी दस्तक में हर बार मुलाकात होती है उन खास शख्सियत से जो कि साहित्य के आकाश में अपनी उड़ान पर हैं, जिन्होंने बहुत मंजिलें तय की हैं और बहुत पुस्तकें लिखी हैं और इस सफ़र पर अभी भी यात्रा कर रहे हैं। जारी है उनका ये साहित्यिक सफ़र और ख़ास पहचान रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान रखते हैं, क्योंकि बाहर भी जाके वो विदेशों में भी जाके पढ़ कर आते हैं। और उनके बारे में मैं कहूँ कि अनेकों संस्थाओं के सदस्य हैं, कुछ एक संस्थाओं के जो है अध्यक्ष भी हैं। और गज़ल, गीत, कहानी, कविता, लेख, आलेख, लघु कथा, कहानी यानी कोई विधा अछूती नहीं है जिन पर उनकी कलम नहीं चलती। और समीक्षा करते हैं और इसके अलावा लघु कथा के साथ साथ बाल साहित्य की भी रचना करते हैं और उनका जो साहित्य है दूसरी भाषाओं में भी अनुवादित है। और उनकी जो है उनको जो ख्याति प्राप्त है उसमें ख़ास बात है कि वो व्यंग के ऊपर बहुत अच्छा कहते हैं, तीखा प्रहार करते हैं, अपनी कलम से मुद्दे पर बात करते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि पाठ्यक्रम में भी उनकी पुस्तकों मतलब पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनकी रचनाएं भी लगी हुई हैं पढ़ने के लिए बच्चों के सिलेबस में, यानी ख़ास पहचान है। और अनेकों अवार्ड, अनेकों सम्मानों की उनकी झोली में है, अलंकृत हैं वो। और उनकी अब तक 10 उनकी मौलिक पुस्तकें आ चुकी हैं और अनेकों संकलन हैं जिनको गिना भी नहीं जा सकता। ऐसी बहुत सी मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र के अलावा दूरदर्शन, रेडियो पर वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं और करते आ रहे हैं 30-40 साल से। आज भी कायम है उनका ये सफ़र। और इस सफ़र पर आज ये हमारे यहाँ जो है दस्तक दी है, बड़े आग्रह से हमने निमंत्रण दिया, उन्होंने स्वीकार किया, तो हम जस्ट टीवी के प्रांगण में उनका स्वागत करते हैं। और सारी बातें अगर मैं ही बता दूंगी तो वो क्या बताएंगे दोस्तों, क्योंकि परिचय इतना बड़ा है कि अगर मैं परिचय पर सारी बात रखूं तो हमारा साक्षात्कार छोटा पड़ जाएगा। इसलिए परिचय को तो विराम देकर हम सीधा आपसे मुलाकात कराते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेमवीर जी की। प्रेमवीर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दस्तक में आकर दस्तक दी और दस्तक में दिल की बात आप कलम से भी कहेंगे और दिल की बात आप दिल से भी कहेंगे। वैसे भी आप दिल की बात बहुत दिल से कहते हैं, ये तो आपका अपना जो है एक स्वभाव है। उर्मिल, आपका स्वागत है। उर्मिल कौशिक सखी जी, पहले तो आपका आपके जस्ट टीवी का जी दोनों का मैं बहुत आभारी हूँ। नहीं सर, हम आभारी हैं, आपने दस्तक दी है कि आपने मुझे बुलाया जी और बोलने का मौका दिया, सुनने का मौका दिया। अभी तो बहुत कुछ सुनना है आपसे। और पता है आज हमारा जो कार्यक्रम है दस्तक दिल की बात कलम से, इसमें क्या है कि हमारे जो साहित्यकार हैं वो अपनी रचनाओं से भी अपना जो परिचय करवाते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं कि क्योंकि विदेशों में बैठे जो हमारे दर्शक हैं, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, जापान, जहां भी हमारे दर्शक हैं, जब वो हमारे कार्यक्रम देखते हैं और उनको जब पता चलता है पंजाब के किस इलाके का शायर है, उनके खास उनके कस्बे का, उनके शहर का है, तो उनको जो खुशी होती है ना, हम आपको बता नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा उर्मिल जी कि ये सब कुछ इसके पीछे एक साधना रहती है जी, एक तपस्या रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैं मूल रूप से पंजाब का हूँ जी। जलंधर से मेरा जन्म पल हुआ जी। तो एक मध्य वर्गीय परिवार में। आपको शायद मालूम नहीं, जलंधर कहने से ना विदेशों में बैठे हमारे जो भारतीय है ना, और जो जलंधर के उनका दिल धड़क जाता है शायर को देख के। हाँ, तो मुझे अपने आप को पंजाबी होने में बड़ा एक गर्व महसूस होता है। तो आप सोचेंगे कि एक पंजाबी होता हुआ मैं हिंदी की तरफ कैसे आ गया था। हाँ। इसके पीछे भी कहानी है जो मैं आपके साथ। कहानी तो होगी ना सर, क्योंकि आप कहानीकार भी है। लेकिन हाँ बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, फिर आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, नौकरी कहाँ करी? जलंधर शहर में मेरा जन्म हुआ, एक मध्य वर्गीय परिवार में। जब मैं +1, उन दिनों +1 को कोर हायर सेकेंडरी कहते थे। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में थे। अच्छा। तो उर्मिल जी वो 62 की जो चाइना के साथ हमारा हुआ था,
वो अपने यूनिट को लेकर बॉर्डर पे गए, तो इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ हिंदुस्तान का कि उनकी पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म हो गई। तो एकदम हंसता खेलता परिवार बिल्कुल खंडर में तब्दील हो गया। और मैंने हायर सेकेंडरी के पेपर देने थे। तो यहीं से मेरा जीवन का जो मोड़ शुरू हो गया था। मैंने अपने माँ बाप को रोते हुए देखा। तो आप यकीन मानोगे कि हम कई दिन भूखे रहे, क्योंकि माँ बाप को बहुत ज़्यादा सदमा होता है। तो फिर कुछ दिन तो मैंने भी हथियार छोड़कर बैठा रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं नहीं छोड़ दूंगा तो इनका कौन देखने वाला है। फिर मैंने उठकर खड़ा हुआ। हायर सेकेंडरी में मैं अपने ज़िले में पहले स्थान पर आया। तो स्कूलों में उन दिनों प्रथा थी कि वो बच्चे को हार डालकर सम्मानित करते थे। अच्छा। तो उन दिनों इतने भी समझ नहीं थी कि ये हार भी उतारना होता है। अच्छा। मैं हार के समेत ही घर आ गया। अच्छा, मतलब जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता था, नहीं फर्स्ट आते थे रिजल्ट के बाद, उनको हार पहनाया जाता था कि ये फर्स्ट आया है, जो हार डाला है। अच्छा। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। तो घर आया तो हमारे पिताजी जो उनको हम क्योंकि दुकानदार थे तो उनको लाला जी कहते थे। अच्छा। तो लाला जी ने पूछा कि तू पास हो गया? अपने पिताजी को भी लाला जी कहते थे? अच्छा, पिताजी या पापा? पंजाब में ना, पंजाब में जो दुकानदार होते हैं ना, उनको लाला जी कहते हैं। तो उन्होंने पूछा तू पास हो गया? मैं कि हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनते ही मेरा एकदम से अंधेरा छा गया। कहते बस इतना ही मैंने पढ़ाना था, अब आगे तुम नौकरी करोगे, काम करोगे तो घर चलाना है। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जो ज़िले में पहले नंबर पर आया है और उसको ये कह दिया जाए कि अब आप आगे नहीं पढ़ना है, तो क्या बीतेगी उसकी? तो ये देखिए, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया उनसे। कोई और पहले के ज़माने में आर्गुमेंट होती भी नहीं थे, पेरेंट्स से कोई नहीं करता था, क्योंकि वो तो फिर फिजिकली भी हो जाती थी सेवा। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ इसी बात पे, आज्ञाकारी की बात है। मेरे दादाजी ने कहा कि पिताजी से कि पैर दबाओ। पापा 17-18 साल के थे। उनके पैर दबाने लग गए रात को 9-10 बजे, और दादा को नींद आ गई। पापा सुबह तक पैर दबाते रहे, और जब दादा की सुबह आँख खुली तो कहते वो पैर दबा रहा है। कहता आपने रोका ही नहीं। तो ये भोलापन और ये आज्ञाकारीपन जो है वो पहले था। फिर उर्मिल जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना जो जीवन है, ये जो मेरे दो देवता हैं, माँ और बाप, परिवार, उनको समर्पित करना है। तभी से मैंने डिसाइड किया। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? 17 साल। कोई उम्र ही नहीं होती वो। 18 साल की नौकरी मिलती थी। हाँ। तो 1 साल मैंने फैक्ट्रियों में इधर उधर काम किया। जो ही 18 का हुआ तो मुझे आकाशवाणी जलंधर में नौकरी मिल गई। अच्छा। हाँ, तो फिर थोड़ा सा अच्छा चलने लगा। उसमें क्या काम था? उसमें मैं न्यूज़ सेक्शन में था, वो हिंदी सेक्शन में था। जो पंजाबी बाकी भाषाओं से ना मुझे हिंदी में खबरें बनानी पड़ती। अच्छा अच्छा। तो उन दिनों आकाशवाणी का बड़ा दबदबा था। फिर हिंदी का चक्कर पड़ गया। अच्छा। वहीं से शुरू हो गया। तो दूसरा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। नौकरी तो मैं करता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई, ये उर्मिल जी, अगर इंसान कहते ना चाहे, मुझे कुछ चाहत हो तो कहीं ना कहीं मंजिल की तरफ निकल ही जाता है। फिर मुझे पता लगा कि प्रभाकर कर मैं आगे BA कर सकता हूँ। अच्छा। फिर मेरा हिंदी का लाइन शुरू हो गई, हिंदी की पटरी पर चालू हो गया। तो मैंने प्रभाकर शुरू की। और आपको जहाँ पे भी हैरानगी होगी, पहले दिन में पढ़ता था और शाम को उसी क्लास को पढ़ाता था। क्या बात है। क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। और तो विज साहब, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है, सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और प्रेरणा भी है, इसमें प्रेरणा भी है, जीवन दर्शन है। दस्तक दिल की बात कार्यक्रम में दिल की बात कहने के लिए जो दस्तक दी है प्रेम विज साहब ने दी, और बहुत अच्छा कहते हैं। बहुत कुछ उनके जीवन के साझे अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं, अपने जीवन के अनुभव साझा कर रहे हैं आपसे, हमसे, और बहुत सी बातें हैं जो अनछुए पहलू हैं जिनका जिक्र कभी नहीं किया। आज वो जिक्र भी इनके मुखारबिंद से उगलवाएंगे हम।
तो आपको जो है हिंदी, वहाँ से हम बात कर रहे थे हिंदी की, आपने आकाशवाणी दूरदर्शन पे आप हिंदी का काम करने लगे थे और फिर हिंदी में रुझान हो गया, प्रभाकर की, फिर बीए भी करी। हाँ। और फिर आपको हिंदी की पटरी पर चालू हो गए, तो फिर हिंदी की कविताएं लिखना शुरू हो गए होंगे। हाँ, तो मैं आपको एक अपना गीत। जी जी। और मज़े की बात ये है, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि विद साहब गज़ल कहते हैं, गीत कहते हैं, शायरी करते हैं, नज़्म, गज़ल, गीत, लघु कथा, बाल साहित्य, कौन सी ऐसी विधा है, समीक्षा है, आलेख है, निबंध है, क्या नहीं लिखते प्रेमविद साहब। शुक्रिया, मेहरबानी। तो पेशे खिदमत है गीत। जी जी, स्वागत है। अगर दुनिया बालो मोहब्बत न होती, अगर दुनिया बालो मोहब्बत न होती, किसी को किसी की जरूरत न होती। क्या बात है, वाह वाह। अगर दुनिया बालो मोहब्बत न होती, किसी को किसी की जरूरत न होती, ना कलियां ही खिलती, ना कलियां ही खिलती, ना गूचे चटकते, ना कलियां ही खिलती, ना गूचे चटकते, बहारें ना आती, ना गुलशन महकते, बहारें ना आती, ना गुलशन महकते, जवानी की कोई बुकत ना होती। क्या बात है। अगर दुनिया बालो मोहब्बत ना होती, किसी को किसी की चाहत नहीं होती, जरूरत ना होती, जहाँ फिर जे सारा बियाबान होता, जहाँ फिर जे सारा बियाबान होता, कहीं पर कभी फिर चारागाह ना होता, ना घुंघरू ही बजते, ना पायल खनकती। क्या बात है। कहीं पर कहीं फिर चारागाह ना होता, ना घुंघरू ही बजते, ना पायल छनकती, दिलों को धड़कने की आदत ना होती, दिलों को धड़कने की आदत ना होती, अगर दुनिया वालों मोहब्बत ना होती, किसी को किसी की जरूरत ना होती। मोहब्बत ने साजों को आवाज दी है, मोहब्बत ने साजों को आवाज दी है, इसी ने परिंदों को परवाज दी है। क्या बात है। मोहब्बत ने साजों को आवाज दी है, इसी ने परिंदों को परवाज दी है, इसी से फलक पर सितारे हैं रोशन, इसी से फलक पर सितारे हैं रोशन, कोई दिल लगाने की सूरत ना होती, अगर दुनिया वालों मोहब्बत ना होती, किसी को किसी की जरूरत ना होती। क्या बात है। शुक्रिया जी। खुदा की खुदाई है कायम इसी से, खुदा की खुदाई कायम है इसी से, नहीं इसका दर्जा जहाँ कम किसी से। क्या बात। नहीं इसका दर्जा जहाँ कम किसी से, मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत खुदा है, खुदा है मोहब्बत, नहीं इससे बढ़कर कोई खूबसूरत, कहीं पर कहीं भी इबादत ना होती, अगर दुनिया वालों मोहब्बत ना होती, किसी को किसी की जरूरत ना होती। क्या बात है। वाकई जब मोहब्बत नहीं होगी तो किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी, और कई बार क्या होता है, ज़रूरत होती है तो भी मोहब्बत हो जाती है। दोनों ही पक्ष हैं, किसी से काम लेना हो, किसी की ज़रूरत हो तो मोहब्बत भी करनी पड़ती है, लेकिन जब मोहब्बत ना हो तो फिर ज़रूरत भी नहीं होती। दोनों ही बातें हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। और विद साहब बहुत कुछ है आपसे जानने के लिए, लेकिन आप जैसे कि आपने अभी गीत सुनाया, तो आप गज़ल भी कहते हैं, गज़लकार भी हैं आप, तो गज़ल के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ। जी। तो ऐसा है कि आप भी खुद शायर हैं जी, बहुत अच्छी गज़ल लिखती हैं जी, बेहद शुक्रिया। गीत और गज़ल को लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी, बहर वगैरह तो सब कुछ इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखी गई जी। तो पेशे के तो मतलब गज़ल, लेकिन विद साहब मैं आपको एक बात बता दूं, गज़ल कहने के लिए बहुत अच्छी एक रचना 100 रचनाओं पे भारी है। सही बात है ना, बिल्कुल ठीक। तो एक कहानी है ना कि उसने कहा था, हाँ, एक ही कहानी लिखा था और एक ही कहानी से वो हिट हो गए थे, बहुत उसमें फिल्म भी बनी और वो कहानी सिलेबस में भी लगी। तो एक ही रचना एक राइटर को जिंदा रख देती है। सही बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, स्वागत है। गज़ल है, मन मंदिर में आकर देखो, मन मंदिर में आकर देखो, अपना मुझे बनाकर देखो, मन मंदिर में आकर देखो जी। चारों ओर उजाले होंगे, चारों ओर उजाले होंगे, प्यार का दीप जलाकर देखो। क्या प्यार बात है। का दीप जलाकर देखो, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, जू तो ना शर्मा कर देखो। अच्छा ये शेर देखिए जी, हर शय पे एक नाम लिखा है, हर शय पे एक नाम लिखा है, हर शय पे एक नाम लिखा है,
घर पर मेरे आकर देखो, घर पर मेरे आकर देखो। क्या बात है। और मुझे ये शेर भी एक बड़ा, छोड़ के मुझको जा सकते हो। अच्छा, छोड़ के मुझको जा सकते हो, दिल से मेरे जाकर देखो। क्या बात है, क्या बात है। छोड़ के मुझको जा सकते हो, दिल से मेरे जाकर देखो। दिल की धड़कन रुक जाएगी। क्या बात है। दिल की धड़कन रुक जाएगी, मुझको ना घबरा कर देखो। दिल की धड़कन रुक जाएगी, मुझको ना घबरा कर देखो। महफिल सारी झूम उठेगी। अच्छा। महफिल सारी झूम उठेगी, प्रेम गजल सुना कर देखो। प्रेम गजल क्या मक्ता है। वाह वाह, प्रेम गजल सुना कर देखो। और ये प्रेम की ही गजल है। प्रेमविद साहब की गजल है और प्रेम भरी गजल है। और तो महफिल सारी झूम उठी है। और मर्जी मैं जितने भी ये गीत या गजल, मैं इसमें प्यार मोहब्बत को इसलिए लेता हूँ क्योंकि हमारे जो जीवन में है ईर्ष्या नफरत कितना कुछ चल रहा है। हम लोग दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, ईर्ष्या से जलने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ एक मोहब्बत चीज़ ऐसी है जो हम सभी को आपस में जोड़ के रखती है, बिल्कुल बांध के रखती है, समाज की संरचना करती है, परिवार को बांध के रखती है ना। और मुझे ये बताइए कि जैसे आप गज़ल कहते हैं, नज़्म कहते हैं, गीत कविता लघु कथा और बाल साहित्य इतना कुछ लिख रहे हैं, तो एक रंग आपका व्यंग का हो जाए क्या? व्यंग में भी कहते हैं। और साथ ही एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाई आप किन से प्रेरित हैं? आपने किन को पढ़कर आपने भावनाएं आपकी प्रेरित हुए कि भाई मैं लिखूं? गुरबत जी बहुत अच्छा आपने, मेरा जो लेखन था स्कूल के समय में शुरू हो गया था। स्कूल में वो स्कूल मैगजीन होती है, मैंने अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा था जी। आपको भी शायद, तो आप तो अभी छोटी हैं, पहले शहरों में दुकानों के खुलने का कोई टाइम नहीं होता था। अच्छा। जब आपका जी किया दुकान खोली और बैठ गए तो पिताजी सुबह सुबह चले जाते थे, रात को काफ़ी देर से घर लौटते थे। तो उनको मैंने संघर्ष करते हुए देखा। तो मैंने पहली कहानी लिखी थी महंगाई। अच्छा। तो उनको देखा वो प्रेरित होकर, तो मैंने स्कूल के मैगजीन के लिए टीचर को दी। तो उन दिनों ये था अच्छा चल छोड़, नहीं लिखने का काम मत किया कर। अच्छा, पिताजी ने कहा, लाला जी ने, टीचर ने कहा। अच्छा, टीचर ने। तो जज उसने मेरी कहानी प्रकाशित नहीं की। अच्छा। तो मुझे बुरा भी लगा। तो खैर मैंने कुछ नहीं बोला, बोल भी नहीं सकते थे टीचर आगे, कुछ नहीं बोल सकते थे। तो फिर मैंने कुछ देर के बाद ना वही कहानी को, कि मैं जलंधर में था तो एक उन दिनों अखबार था हिंदी मिलाप, मैंने वहाँ उनके ऑफिस जाके दे आया क्योंकि लोकल थे। तो महीने के बाद मेरी कहानी छप गई। वो छपने के बाद मेरा सफ़र शुरू हो गया लिखने का, छपने का। तो मैंने पंजाब में बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, आपको जानकर खुशी होगी, मैंने मोहन राकेश जी के भी दर्शन किए हैं। अच्छा, वो भी जलंधर में थे, हस्ताक्षर हैं साहित्य के बहुत, उनको दे देखा, वो वहाँ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाते थे। तो 2-3 आदमी जिनको प्रेरित होकर मैंने हास्य व्यंग की तरफ गया, कहानी से शुरू किया मैं फिर हास्य व्यंग में, क्योंकि उन दिनों न्यूज़पेपर में ना हास्य व्यंग का एक कॉलम होता था जी। तो वो जल्दी छप जाते थे। पंजाब में 2 नाम ऐसे हैं जिनका हास्य व्यंग में बहुत नाम है जी। एक है डॉक्टर संसार चंद्र और दूसरे हैं इंद्रनाथ मदान। इन दोनों को मुझे देखने का, मिलने का, पढ़ने का सारा अवसर मिला। तो कहते ना जैसे हीरे को तराशना पड़ता है, तो हम वहाँ से तराशे हुए निकले। बिल्कुल। तो जो हास्य व्यंग ना जैसे देखने को जितना सरल लगता है, लेकिन लिखना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। जाते जाते मतलब पूरी कहानी कहने के बाद जो चुटकी भरी जाती है, जो नश्तर चुभोया जाता है, तो मैं आपको एक हास्य व्यंग वाले प्रेमवीर जी, और आज हम आपकी मुलाकात, मतलब उनकी मुलाकात आपसे करवा रहे हैं। जी हाँ, प्रेमवीर साहब की और बातों का सिलसिला जारी है और बातों बातों में जान रहे हैं बहुत कुछ, बीते पलों को, वर्तमान पलों को और भविष्य में क्या होने वाला है उन पलों को भी जानेंगे। और
साहित्यकार हैं, बड़ी सोच रखते हैं, बहुत साहित्य कर रहे हैं और अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए। कोई ऐसा मंच नहीं, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जहाँ पर उनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति ना हो। उनका हर जगह उनका स्वागत रहता है, उनका इंतज़ार रहता है और आज हमें भी उनका इंतज़ार था तो आ गए हैं हमारे साथ और हम बात कर रहे हैं उनकी रचनाओं पर। आगे बढ़ते हैं, करते हैं उनसे बात। तो विज साहब, आप गज़ल भी सुना चुके, गीत भी सुना चुके, अब जरा व्यंग्य पे आ जाते हैं क्योंकि आप व्यंग्यकार के तौर पे तो ज़्यादा फेमस हैं। तो ऐसा जी, है। तो हमारे दर्शकों को जोहर दिखाइए अपने व्यंग्य के। जी, ज़्यादा तो मैंने हास्य व्यंग्य लेख लिखे हैं, वो 2 पुस्तकें भी मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ कविताओं में मैंने वो किया है। जी, तो ये उर्मिल जी का कविता है हनीप्रीत, व्यंग्य में है ना? हनीप्रीत है जी। तो हनीप्रीत कौन थे ये अब सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है हनीप्रीत, सब जानते हैं। हाँ। तो उसको लेकर एक छोटी सी कविता है। जी। दोस्तों दिन रात लोगों से सुन सुन कर, दोस्तों दिन रात लोगों से सुन सुन कर कान पक गए कि हनीप्रीत को पकड़ लिया गया है। दोस्तों दिन रात लोगों से सुन सुन कर कान पक गए कि हनीप्रीत को पकड़ लिया गया है। फिर अखबारों में उसकी चटपटी खबरें पढ़ पढ़ कर, फिर अखबारों में उसकी चटपटी खबरें पढ़ पढ़ कर आंखें इस कदर पथरा गई, आंखें इस कदर पथरा गई कि ट्रक के पीछे लिखा हॉर्न पुलिस भी हनीप्रीत ही दिखाई देने लगा। जो ट्रक के पीछे होता लिखा होता है ना हॉर्न पुलिस, और वो मुझे वो भी लगता है कि ये हनीप्रीत लिखा हुआ है। अच्छा। तो एक अगर ट्रक के पीछे हॉर्न प्लीज लिखा है तो आपको लगता है कि वो हनीप्रीत लिखा है। वो क्योंकि बार बार उसी को पढ़ते रहे। जी जी, इतना पढ़ लिया कि जहन में दिमाग में हनीप्रीत ही बस गई। तो एक उर्मिल जी मेरी दिल्ली की टेक्स्ट बुक में 10वीं की दहेज के ऊपर कविता है। क्या बात है, मैं इस पर बात करने ही वाली थी कि आपकी जो पुस्तक है मतलब कि 10th क्लास के स्टैंडर्ड में टेक्स्ट बुक में आपकी एक रचना है दहेज की, तो हम चाहते हैं वो जरूर सुनाएं। वो मतलब उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं कि वो मैं चाहता था कि ये हमारे साथी जो हैं इससे छुटकारा डालें। लक्ष्मी को मैंने 2 अर्थों में लिया है, एक तो लक्ष्मी पैसा है, दूसरा लक्ष्मी औरत है। जी। अचानक एक दर्द भरी चीख सुन बाबा ने कहा बाहर देखो कौन बीमार है, किसकी आवाज़ है, अपने दर्द के सिवा दूसरों का भी दर्द महसूस किया करो। अचानक एक दर्द भरी चीख सुन बाबा ने कहा बाहर देखो कौन बीमार है, किसकी आवाज़ है, अपने दर्द के सिवा दूसरों का भी दर्द महसूस किया करो। मैंने मन ही मन कहा, मैंने मन ही मन कहा आज तो सभी को अपना दर्द पहाड़ है, लेकिन बाबा का आदेश वो चीख का दर्द सुन पाँव स्वयं बाहर की ओर चल पड़े। लेकिन बाबा का आदेश वो चीख का दर्द सुन पाँव स्वयं बाहर की ओर चल पड़े। देखता हूँ सामने के घर से, देखता हूँ सामने के घर से धुआं निकल रहा है। कुछ लोग अस्पताल कुछ पुलिस स्टेशन चलने को बोल रहे थे, कुछ लोग अस्पताल कुछ पुलिस स्टेशन चलने को बोल रहे थे, मगर उसका पति मगरमच्छ के आंसू बहाता दुहाई दे रहा था, स्टोव फटा और मर गई। थोड़ी देर लोगों में कानाफूसी हुई, भीड़ घरों और बाजारों में बट गई। ये पंक्तियाँ सुनिए। दबे पाँव मैं घर लौट आता हूँ, दबे पाँव मैं घर लौट आता हूँ, बाबा के पास नहीं अपने पास, और सोचने लगता हूँ कब तक बिकाऊ मुखौटे लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी का दहन करते रहेंगे, लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी का दहन करते रहेंगे। एक लक्ष्मी पैसा है, एक लक्ष्मी लड़की है। तो लक्ष्मी के लिए दहन हो रहा था। क्या बात है। तो मैं चाहता था कि ये कविता सिलेबस में से हट जाए, तो लेकिन वो वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि अभी ये समस्या नहीं हटी, तो इसलिए वो चली जा रही है।
10वीं क्लास के सिलेबस में? हाँ, दिल्ली शिक्षा बोर्ड के। दिल्ली शिक्षा बोर्ड में। तो क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब जैसा कि एक सवाल और दाग रही हूँ, तैयार रहिए। जी, हंसते हंसते हम बात करते हैं, क्योंकि हंसते हंसते बात करने से बहुत सारी बातें ना जो नहीं बिल्कुल ठीक है, जो बहुत गहराई की बातें हैं ना वो भी निकल जाती हैं। फिर क्योंकि दिल की बात करते समय बंदा जहन का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए हम दिल की ही बातें करेंगे। बहुत दिल से आप बात कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि पहली रचना आपकी क्या थी, किस विधा में थी? जैसे कि आप गजल, गीत, कविता, कहानी सभी में लिखते हैं। शुरुआत मैंने कहानी से की। अच्छा। लेकिन वो उसके बाद उर्मिल जी न्यूज़पेपर में ना, समाचार पत्रों में बैंक की ज़्यादा मांग होने लगी, तो उससे क्या हुआ, मैं हास्य बैंक की तरफ चला गया। तो आकाशवाणी में ज़्यादातर काव्य गोष्ठी में जाना होता था। अच्छा। तो मैंने आकाशवाणी में वैसे तो नौकरी भी की, हाँ। लेकिन मैं बच्चों के कार्यक्रम से शुरू हुआ। स्कूल की तरफ से ना बच्चों को ले जाते थे, एक बार बच्चों के ऊपर कार्यक्रम आता था। हमारा बच्चों का रोल ये था कि हम वो जो आते थे लेखक, उसकी कहानी सुनते थे और बाद में हमें तालियां बजानी होती थी। अच्छा। और हमें बाद में एक एक टॉफ़ी खाने को मिलते थे। अच्छा। वो बाल सभाएं होती थी ना? हाँ, बाल सभाएं शनिवार को। हाँ, शनिवार के दिन सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे और कहते थे भाई जिसको जो सुना है आओ, उसको कुछ चॉकलेट या टॉफी मिलेगी। तो जो लेखक आता था वो सुनाता था कहानी, तो हमें क्या था, चुपचाप सुननी है और बाद में ताली बजानी है। और उसके बाद हम जब वापस जाते थे एक एक टॉफी। तो फिर उसके बाद मैं जब बड़ा हो गया तो मुझे जुबानी में मौका मिला। धीरे धीरे मेरा वो उम्र के साथ अब मैं वहाँ हिंदी के कार्यक्रम में जाता रहता हूँ जी। तो इस तरह मेरा, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि साहित्य से आपका बड़ी कम उम्र में पाला पड़ गया है ना? इतनी कम उम्र में आप रेडियो पे, वहाँ पे आकाशवाणी में काम करने लगे, पंजाबी से होते हुए हिंदी में काम करने लगे, फिर उन चीज़ों की शब्दावली, भाषा ज्ञान वो सब बढ़ता गया, हिंदी का ज्ञान, प्रभाकर की तो हिंदी का प्रभाव भी बढ़ा, और इस तरह से जो है ये यात्रा आगे चलती रही। और मुझे मैं एक अपने साथियों से और बताना चाहता हूँ जी, कि अगर आपके मन में इच्छा है, जैसे मैंने प्लस वो हायर सेकेंडरी के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई 10वीं के बाद। तो हाँ, लेकिन उसके बाद मैं नहीं 10वीं हायर सेकेंडरी के बाद। अच्छा। फिर मैंने प्रभाकर की, फिर मैंने प्राइवेट तौर पे बीए की, एमए की, और फिर चंडीगढ़ आकर मैंने यूनिवर्सिटी से लॉ की। अच्छा। कि अगर आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की है, हाँ, तो आप कोई रोक नहीं सकता, परवाज़ है तो कोई आपके पंखों को नोच नहीं सकता, तो अगर आपने इरादा कर लिया तो इसलिए बल्कि आप मत सोचिए कि आप पढ़ने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति चाहिए जी। बहुत ही खूबसूरत आपने संदेश दिया है, और यही एक सार्थक धर्म होता है साहित्यकार का, कि अपनी रचना के साथ साथ आपको एक, मैं ये कहूँगी कि उपदेश ना देकर, उस साहित्य में ही कोई ऐसी बात नहीं तो होगी, बिना उपदेश के भी कोई ऐसी बात कही जाती है जो सीधा दिल तक जाती है, प्रेरणा होती है। उपदेश लोग ऊपर के ऊपर ले लेते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन दिल की बात जब साझा होती है, जीवन के अनुभव साझा होते हैं, तो उपदेश नहीं होता, वो ज़िंदगी का यथार्थ होता है। दिल की बात कलम से लेकर, और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं प्रेमविद साहब, जाने माने प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हम तो ये कहते हैं वरिष्ठ साहित्यकार ही नहीं, वट वृक्ष हैं हमारे, और साहित्य सृजन करते हैं। बहुत सारी रचनाएं मतलब ऐसी हैं जो पाठ्यक्रमों में प्रकाशित हैं बच्चों के लिए, और आलेख लिखते हैं, समीक्षाएं करते हैं। बहुत सारी बातें आप जान रहे हैं, कितना व्यंग है, गज़ल है, कहानी है, हर विधा को आपसे रूबरू करवा रहे हैं। और अब बातों का सिलसिला फिर से करते हैं शुरू। तो प्रेमविद जी, आप ये बताइए, मुझे प्रेमविद कहने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है कि आपका नाम इतना खूबसूरत है कि प्रेम को प्रेम ही कहे तो और अच्छा लगता है। तो प्रेम जी, आप समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, आपके पास पुस्तकें आती हैं, और मुझे ये बताइए कि आज के समय में जो हमारा नया लेखक है, नवोदित लेखक है, कैसा लिख रहे हैं? दशा और दिशा क्या है साहित्य की आपकी नज़र में? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। एक तो उर्मिल जी, मुझे शुरू से ही ना पढ़ने का बहुत शौक है। अभी भी मैं, जो मुझे अच्छे, ये नहीं कि पुराने मुझे लेखक अच्छे हैं,
नए लेखक भी मुझे बहुत अच्छे हैं, जैसे आपका उपन्यास था, आपको याद होगा शुरू। मेरे साथ तो सर प्रेमवीर जी एक खास बात है, 20-25 साल से साहित्य कर रही हूँ लेकिन मैं वरिष्ठ होकर भी नवोदित नहीं वो जैसे आपका सलूक था, हाँ। मैं उस कैटेगरी में रखना चाहता हूँ जो बहुत अच्छे बने, उसको तो फिल्म भी बनी तो कुछ ना कुछ तो बात होती है जी। ऐसी बात नहीं है कि लिखने वाले अच्छे भी आ रहे हैं, वहाँ कुछ ये है कि जो लेखक हैं वो मुझे लगता है कि वो शायद कम पढ़ रहे हैं, पढ़ें तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दूसरा, आप क्योंकि खुद बहुत अच्छी शायरा हैं, गज़ल और गीत के लिए बहुत ये कहते हैं ना तपस्या करनी पड़ती है जी, बिल्कुल पूरी छंद युक्त है, अगर मात्रा दिखनी है, इसीलिए मैंने इस विधा को फिर थोड़ा काम कर दिया। हाँ। तो फिर दूसरा ये था कि मुझे आकाशवाणी में अक्सर जाना पड़ता था, तो फिर मैंने छंद मुक्त कविता को अपनाया, लेकिन मैं अभी भी मेरी दृष्टि में छंद युक्त कविता सबसे बढ़िया है। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं सभी के सॉरी छंद युक्त हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और हमारे नए जो लेखक हैं वो मेहनत से गुरेज करते हैं, बचते हैं। एक तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि दूसरा साहित्य दोस्तों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी साथी अच्छी चीज़ लिख सकता है, आप उनसे प्रेरणा लीजिए। एक नंबर 2 कि मैं ये जो समीक्षाएँ आती हैं या मैं कुछ भाषा विभाग के बोर्ड में भी मैं सदस्य हूँ, तो कुछ उर्मल जी किताबें ऐसी आ जाती हैं जिनको पढ़कर लगता है कि ये किताब क्यों लिखी इसने, ये क्यों इतना पैसा लगा दिया, इससे अच्छा कितनी मेहनत भी करी। और बोर्ड वाले भी जो मुझे भेज रहे हैं उनको भी देखना चाहिए था कि ये ना तो इसमें कविता है, ना कविता को कोई तत्व है, ना कुछ नहीं है, तो उसको देखकर बड़ा दुख होता है। दरअसल ना आजकल सुविधा हो गई, वो ग्रांट मिलनी शुरू हो गई जिससे लोग बहुत ज़्यादा, हमारे टाइम में तो आप हैरान हो गए, मुझे पहली जो किताब पे ग्रांट मिली थी 2500 रुपये की थी, और आजकल तो 20-20 हज़ार तक जानी शुरू हो गई है। साहब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो ये है कि जो नया लेखक है वो लिख रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा। कहते हैं कि 100 किताबें पढ़ेंगे तब जाके आप 2 किताबें लिखने के लायक हो जाएंगे, 100 किताबें पढ़ेंगे तब आप 2 किताबें लिख पाएंगे, यानी बहुत नॉलेज गेन करें तब आपकी शब्दों की जो शिल्प है, कला है, कथानक है और किस तरह से बात को प्रस्तुत करना है, अलंकार है, शब्दों की महिमा है, किस बात को कहने से बात को बड़ा छोटा किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ने से ही आएंगी। तो विस्तार, विकास, यात्रा जो है साहित्य की, इस पे चलने के लिए बहुत पढ़ना चाहिए, पर आज का लेखक पढ़ नहीं रहा, बस अपनी गाए जा रहा है। हाँ, उसमें क्या है कि वो गहराई नहीं उतर पा रही है। और जैसे कि आपने कहा छंद के बगैर, आप कहते हैं सभी विधाओं में आप लिखते हैं, लेकिन आपकी फिर भी पसंदीदा विधा छंद है, कि छंद में वो जो शब्दावली होती है, जो सुर लय ताल है, उसका एक कॉम्बिनेशन है, वो देर तक याद रहती है। सही बात, खुली कविता देर तक याद नहीं रहती, उसका बहुत देर तक। हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि छंद में जो कविता कही जाती है, उसका बहर में जो गजल कही जाती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपको क्या सलाह देंगे आप क्या सलाह देंगे हमारे नए लेखकों को? लेखकों को मैं यही बोलूँगा, क्योंकि जो मैंने अपनी उम्र में जो कुछ महसूस किया, जहाँ मुझे जो भी तजर्बा हुआ, वो यही है कि लेखन को एक आप तपस्या के रूप में लीजिए। तपस्या नहीं करते ना, हाँ। तो वो जल्द से जल्द आगे से आगे बढ़ना, हाँ, एक दूसरे से आगे निकलना, ज्यादा किताबें आनी चाहिए बस है ना, इसलिए वो गिनती क्या है। हाँ, लेखन को तपस्या माने, इसको शॉर्टकट नहीं। मैं देख रही हूँ आपकी जैसे कि मौलिक पुस्तकें 10 हैं, लेकिन इन 10 पुस्तकों में से अगर मैं किताबों पे आपकी बात करूँ तो मैं अपने दर्शकों को 1 बाय 1 दिखाना चाहूँगी। ये देखिए किताब है, इस बहुत पुरानी किताब है, इतनी पुरानी है कि किताब टंगे हुए प्रश्न, व्यंग्य होगा, मेरा कहानी संग्रह है। ये सब कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? ये लगभग 27 साल पहले की पुस्तक है और ये कहानी संग्रह है। दूसरी पुस्तक है भीड़ का भूगोल, आई थिंक ये व्यंग्य है जी, हाँ से व्यंग्य। देखिए, और ये कब प्रकाशित हुई थी? लगभग 34 साल पहले प्रकाशित हुई थी। और अब बात करते हैं तीसरी किताब पे,
मुश्किल वक्त में क्या होता है पता नहीं, पढ़ने से पता चलेगा। ये पुस्तक कब है? ये कविताओं की पुस्तक है। ये कब आई थी सर? ये साल मुझे भूल गया। अच्छा, ये कविता संग्रह, लेकिन ये किताब के आवरण से लग रहा है कि नहीं है पुस्तक। हाँ, ये उसके बाद ये कविताओं की है और ये हथी लड़ाई लड़ते हुए, ये भी मेरा कविता संग्रह है। इसको कितना वक्त हो गया? ये लगभग सारे के सारे मेरे ख्याल कोई 10-15 साल से पहले की हैं। तो इससे तो देखो ये तो जग जाहिर होता है कि विद साहब यानी प्रेम साहब जो हैं, जो भी लिखते हैं, बड़ा सेलेक्टिव लिखते हैं, कलेक्टिव लिखते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में ऐसी, अब पर्दे के पीछे क्या है इनको ये भी मालूम है और शहर में क्या हो रहा है, किस संस्था में क्या हो रहा है, सारी खबर रखते हैं। पर्दे के पीछे के सच को भी जानते हैं। और उसके बाद ये खुलते परिदृश्य लघु कथा संग्रह है विद साहब का, लघु कथा भी कहते हैं। और जाते जाते हम आपको सारे दर्शन करा देते हैं इनकी पुस्तकों के। ये पंजाबी में है। सवाल उठता है अब की सवाल उठता है वो तो थानू पढ़न के बाद ही पता लगेगा। और अब समय बहुत मुश्किल है जी, और ये समय बहुत मुश्किल है, लेकिन विद साहब के लिए मुश्किल नहीं है। इतनी पुस्तकें लिखने के बाद भी लिख रहे हैं। रचना धर्मिता जो है, लेखन की जो रचना धर्मिता है वो अभी भी जारी है, लिख रहे हैं। लेकिन विद साहब की एक बात बहुत खास है कि ज़्यादा लिखने से बेहतर है कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। देखिए ना, इनकी पुस्तकों में से बहुत से चैप्टर्स सिलेबस में लगे हैं, अनुवाद हुए हैं कई भाषा में, तो अपने आप में, और इसके अलावा उन पर शोध कार्य भी हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में। तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी कि जितना भी लिखें अच्छा लिखें। और जी, अब बात ये है कि जाते जाते प्रेमविद साहब से यही कहेंगे कि आप से बहुत कुछ सुनना था, इतना कुछ रह गया, इतनी रचनाएं। हमने तो किताबों के पेज भी नहीं खोले, ऐसे के ऐसे रखी हैं, खाली मुंह दिखाई करी है किताबों की। अभी घूंघट उठाया है, लेकिन भीतर क्या है हम समझ सकते हैं। आपकी रचनाओं का जो स्तर है उसको पढ़ के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीतर क्या है, क्योंकि बाहर से जितना हमने देखा है भीतर उससे और गहरा समंदर ही होगा, हमें यकीन है। और विद साहब, प्रेमविद जी, आपने स्टूडियो में दस्तक दी, दिल की बात कलम से भी कही, दिल की बात दिल से भी कही, बहुत कुछ अपने बारे में बताया। आप स्टूडियो में आए, मैं जस्ट टीवी की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके जस्ट टीवी का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समय दिया और मैंने अपने विचार आपके साथ साझा किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपने दर्शकों से अपील करती हूँ, प्यार भरी गुहार करती हूँ कि कोई भी प्रतिक्रिया राय देने के लिए आप हमें info@justbroadcasting.com पे संपर्क करें, अपना प्यार दें, दुलार दें, अपने अनुभव, अपने विचार साझा करें। और अब मुझे और प्रेमविद साहब को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।